नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कृषि सुधारों से देश भर के सभी किसानों को होगा लाभ। कहा, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा जारी और किसानों को मिलेगी अपनी फसलों को बेचने की आज़ादी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 6 महीने बढ़ाने और राज्य में भारी बारिश से परियोजनाओं का कार्य हुआ प्रभावित। ईटानगर नाहरलगुन राजमार्ग को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश किए जारी। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 244 नए मामले और 137 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कृषि सुधारों से देश भर के सभी किसानों को लाभ होगा और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि सुधार कानून 2020 पर आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि इन कृषि विधेयकों से किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकेंगे और उन्हें कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सही समय पर सही कदम उठाए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित बड़ी संख्या में किसान और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है, इसमें एक छूट दिया है। किसान जो अपना हिसाब से जो सुइटेबल है वही लगाएगा। और अभी जो छूट आपको फ्रीडम जो मिला है, कोई भी ट्रेडर के साथ, कोई भी कंपनी के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ आप डायरेक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं और प्राइस भी उसी दिन आपको पेमेंट करना है। अगर उसी दिन पेमेंट नहीं करता तो भी गारंटी के साथ 2-3 दिन के अंदर में आपको पेमेंट करना ही करना है। ये कानून में, एक्ट में प्रावधान रखा गया है। यानी कि इसमें पूरा फ्रीडम और पूरा फायदा किसानों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और इसमें आप इंट्रा स्टेट, जैसे कि बोमदिला से आलू लगाने वाला ईटानगर में सेल कर सकता है, पासीघाट में चावल लगाने वाला वहां कुरुंकुमे में चावल बेच सकता है, तिराप चांगलांग में जो कोई कैश क्रॉप लगाता है वो जाकर के इस कामिंग में बेच सकता है। तो इसमें टोटल इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आप कहीं भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर में कोई भी सरकारी टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस जो एक्ट है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को जो सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, फर्टिलाइजर सपोर्ट, आपको बाकी नॉलेज सपोर्ट, बहुत सी चीज। देखिए आजकल साइंटिफिक जमाना है। ट्रेडिशनल कल्टीवेशन स्टाइल से आप सडनली आपका प्रोडक्शन को 2-3 गुना आप नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकारी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट के लिए सरकार हर जो भी जरूरी चीज है वो गवर्नमेंट तरफ से आपको करना ही करना है। ये एक एश्योरेंस है और ये एक्ट के मुताबिक ये एक एंटाइटलमेंट हो जाता है किसान का। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और कृषि सुधारों से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। आज ईटानगर में कृषि सुधारों पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि कृषि अधिनियम किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में न्यूट्रिशनल किचन गार्डन की योजना के तहत लाभार्थियों को बीज वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य में जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फसलों, फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। एक है जो उगाने वाला हमारा किसान भाई और बहनों को जो मूल्य उनको जो मिलना है वो 100% मिलेगा, और अंत में जो एंड यूजर है, कस्टमर्स जो हम लोग खरीदते हैं, वो हम लोग को एक्सेस पेमेंट भी देना नहीं पड़ेगा। बीच में जो दलाली जो लोग करता है, दलाली वाला का इनकम जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर फार्मर खुद चाहते हैं कि वो खुद ही जाके डायरेक्ट कहीं भी हो मार्केट में भेजो, या आप उसको एक्सपोर्ट करो, या बाकी स्टेट्स में आप भेजो, किसी का रोक टोक से नहीं, किसी कोई भी गेट में किसी प्रकार का सेस देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लेके जाके दे सकता है। जितने भी हमारा जो हाउस होल्ड है उन सभी हाउस होल्ड में हम लोग न्यूट्रिशनल किचन गार्डन हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, और कुल मिला के हमने सेंक्शन दिया है 1,40,000 बेनिफिशरीज को। अभी डिस्ट्रिक्ट्स में सीड्स वगैरह बांटना शुरू हो गया और लोगों ने अपना न्यूट्रिशनल गार्डन का काम भी शुरू कर दिया है। तो फार्मर्स इन काम को डबल करने के लिए हम एरिया अगर नहीं बढ़ाएगा, क्वालिटी ऑफ प्लांटेशंस जो भी हम लोग लगाएंगे उसको अगर इम्प्रूव नहीं करेगा तो हमारा कोई चारा नहीं है डबलिंग करने का। एक प्रोडक्शन को डबल रेट में बेचने से तो होती नहीं है, हमको प्रोडक्शन को ही डबल करना है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग आइडेंटिफाई करके इस बार कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्शन हो सकता है उसको हम लोग एरिया वाइज में हम लोग पूरा बाइफिकेशन कर लिया है, एयरमार्क कर लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 6 महीने बढ़ाने और राज्य में भारी बारिश से परियोजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ है। ईटानगर में आज संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री खांडू ने कहा कि ईटानगर से नाहरलगुन तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी लेकिन बीच में जो कोविड आउटब्रेक होने का कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया था कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट्स है, जो एग्जीक्यूशन जो लेवल में है, उसको 6 मंथ्स का टाइम और दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जितने भी हमारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये रोड का भी अभी कंप्लीशन टाइम जाके मार्च में जाके हो जाएगा। मगर आज मैं आप लोगों के सामने से ये क्लियर कट मैं अपने यहाँ की जनता को बोलना चाहेगा कि ईटानगर नाहरलगुन का जो पैकेज ए का जो काम है वो अगर 31 मार्च तक खत्म नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूँगा। माइनस जो यहाँ पे जो एक टनल एक बनना है, बैंक नली में जो अंडरपास एक बनना है, और जो बड़ा बड़ा ब्रिजेस का है उसमें तो टाइम लगेगा, हमको भी बताया। उसको छोड़ के जो नॉर्मल काम है 31 मार्च 2021 तक अगर कंप्लीट कर नहीं पाया तो मैं मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दूंगा। पूरा जनता आज गवाह है आप लोगों के माध्यम से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि का वनीकरण करना है। उन्होंने कहा है कि यह लक्ष्य हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा है कि भारत की संस्कृति न केवल प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की है बल्कि प्रकृति के साथ समरसता से जीने की भी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण यह तथ्य उभर कर आया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित दोहन और उपभोग से उस व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है जो मानव जीवन को बल देती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज से लागू इन दिशा निर्देशों में अनेक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए। राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए इस महीने की 15 तारीख से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं।
स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले और लंबी बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 52,73,000 से अधिक हो गई है। 86,821 नए मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या 63 लाख से अधिक हो गई है। देश में इस समय 9,40,000 लोगों का इलाज चल रहा है। इस समय मृत्यु दर 1.56% है, जो विश्व में सबसे कम में से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,197 लोगों की मौत के साथ ही ये संख्या बढ़कर 98,678 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 14,23,000 से अधिक जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 244 नए मामले दर्ज किए गए और 147 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,891 है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सबसे अधिक 117 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा वेस्ट सियांग और चांगलांग जिले से 15-15, अपर सुबनसिरी और पापुमपारे जिले से 14-14, वेस्ट कामेंग जिले से 13, कुरुंग कुमे से 9, तिराप से 8, ईस्ट सियांग से 7, लोअर सियांग से 6, लेपारादा से 5, तवांग से 4, क्रादादी और नमसाई से 3-3, लोंगडिंग, पक्के, केसांग, ईस्ट कामेंग और अपर सियांग जिले से 2-2 और सुबनसिरी और लोहित जिले से 1-1 नया मामला शामिल है। ईस्ट सियांग जिले के शिक्षक काराम गांव अपनी कलाकृति के माध्यम से पासीघाट नगरीय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रकृति की रक्षा के अलावा कोविड-19 पर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से नदियों के किनारे पड़े पत्थरों पर संदेश भरे कलाकृतियों के माध्यम से वे लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संदेश दे रहे हैं। वहीं वन्य जीवों के चित्र पत्थरों पर उकेर कर स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री गांव ने लोगों से राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वन्य संरक्षण की अपील की है। हम भी कोरोना वायरस अवेयरनेस के लिए हम भी ये एक पेंटिंग बनाया है कमलीघाट का सामने में। तो यहाँ में आना जाने करने वाला लोग, घूमने वाला लोग इसको तो देख के अवेयरनेस हो जाए, इस मोटो से हमने एक पिक्चर बनाया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित कल एक समारोह में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए लोगो का अनावरण किया। 1982 में संस्था के शुरू होने के बाद पहली बार इसका लोगो बदला गया है। नए लोगो में SAI मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इसमें बैकग्राउंड में खिलाड़ी की सफलता की उड़ान को दर्शाया गया है। जो साई लोगो आप देख रहे हैं, कितने सालों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एक पुराना लोगो था, जितना लोगों को दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने एक नया डिज़ाइन करके ये लोगो लॉन्च करने का कार्यक्रम आज रखा। और आप देखेंगे जो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत सिंपल है, और जो सिंबल आगे जो इंडियन कलर के साथ में जो फ्लाइट दिया वो है हमारा इंडिया का सिंबल। और इंडिया के लिए हमारे खिलाड़ी आगे उड़ान भरेंगे, एक फ्लाइट लेंगे देश के लिए। तो एक साई जो है प्लेटफॉर्म हो गया हमारे खिलाड़ियों के लिए। साई प्लेटफॉर्म है और जिस पे खड़ा होकर के हमारे खिलाड़ियों को आगे उड़ान भरने का सहारा मिले। केंद्र सरकार ने ITR वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।